और उसकी इंक होती है। स्टार्ट करते हैं भाई। हमें तक के हम लोगों ने बात की थी यहाँ तक, वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर के बारे में बात कर रहे थे कि कौन सा वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर हमने यूज़ कर लिया था। एक परसेंटेज का और एक अंडरस्कोर का। परसेंटेज का स्पेसिफाई करता है कि भाई कोई भी नंबर ऑफ स्ट्रिंग आइदर, अगर हमें किसी भी स्ट्रिंग में अगर हमें कोई भी पैटर्न स्टार्ट में स्पेसिफाई करना है तो हम उस पैटर्न के बाद परसेंटेज का साइन लिखते हैं, ऑपरेटर लिखते हैं। और अगर हमें उसको एंड में लिखना है, एंड में सर्च करवाना है, तो हम उसको पहले लिखते हैं। और अगर हमें एनीवेयर इन द स्ट्रिंग अगर कोई भी पैटर्न को सर्च करवाना है तो हम दोनों तरफ परसेंटेज का ऑपरेटर लगाते हैं। अंडरस्कोर स्पेसिफाई करता है ओनली वन कैरेक्टर। तो जैसे कि हम लोगों ने ये वाला पैटर्न देखा था कि भाई ये वाला पैटर्न एंड में होना चाहिए किसी भी। तो ये बेसिकली मेन डोमेन होती है हमारे पास। डोमेन तो खैर ये होती है, लेकिन एक्चुअल जो पैटर्न होता है पूरा किसी भी ईमेल का वो ये होता है। अगर किसी की भी ईमेल में अगर कोई हॉटमेल है, yahoo.com है, या जीमेल है, या आउटलुक है, उन सब में हमारे पास क्या आते हैं, 4 या 5 कैरेक्टर्स आते हैं। तो यहाँ पे हमने पैटर्न दे दिया कि भाई एक कैरेक्टर हमारे पास ये होना चाहिए। या आप जो है वो और लगा के कोई और करेक्टर भी दे सकते हो। फॉर एग्जांपल एंड में हमारे पास यहाँ पर @ के बाद 1 2 3 4 5 6 डॉट करने के बाद ये वाला भी हमारे पास वो हो जाए पैटर्न। ठीक है। और ईमेल लाइक, तो यहाँ पे इस तरीके से हम यहाँ पे ये पैटर्न दे देंगे कि अगर हमें मल्टीपल पैटर्न प्रोवाइड करने हैं तो भाई ये वाला भी एक्सेप्टेबल होगा। yahoo.com भी आ जाएगा इसमें, जीमेल भी आ जाएगा इसमें, हॉटमेल भी आ जाएगा, और इसमें आउटलुक भी आ जाएगा। क्योंकि आउटलुक में हमारे पास कितने करेक्टर होते हैं अगर हम लोग बात करें आउटलुक की, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5। तो ये डिपेंड करता है जितने भी जो भी हमारे पास डोमेन रखना चाहें तो आप लोग रख सकते हो। तो इस तरीके से मल्टीपल पैटर्न हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो ये अंडरस्कोर एक अंडरस्कोर स्पेसिफाई करता है ओनली वन कैरेक्टर। और ये परसेंटेज यहाँ पे लगाने का मतलब ये है कि भाई ये हमारे पास पैटर्न है, और ये वाला स्पेसिफिक स्ट्रिंग ऑफ पैटर्न जो है वो हमारे पास पहले लगने का मतलब ये है कि भाई हम उस स्पेसिफिक पैटर्न को किसी भी ईमेल में
एंड में सर्च करवाएं कि भाई ये वाला पैटर्न एंड में हर ईमेल में बनना चाहिए। ठीक है, तो जनाब यहाँ पर मज़ीद अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास अगला वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर कौन सा था, ये वाला था। इसका मतलब ये होता है कि भाई यानी अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो कि भाई सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम लाइक करने के बाद मैं यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट लगाता हूँ। अब इसमें मेरे पास एक कैरेक्टर मैंने ये ले लिया, एक कैरेक्टर मैंने एस ले लिया और एक कैरेक्टर मैंने डी ले लिया, इसी तरीके एक कैरेक्टर मैंने एफ ले लिया। अब यहाँ पर मेरे पास क्या है कि भाई मैं किस कॉलम की वैल्यू को सर्च करवा रहा हूँ और उसके बिहाफ पर पूरा रिकॉर्ड लेके आ रहा हूँ कि जिनके नेम में ये कैरेक्टर्स हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई ये वाले यानी इस ब्रैकेट में जितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं उन कैरेक्टर्स को अब मुझे क्या सर्च, किस तरीके से सर्च करवाने, क्या ये वाले कैरेक्टर जो हैं वो स्टार्ट में होने चाहिए या एंड में होने चाहिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर सिर्फ इतनी क्यूरी लिखता हूँ तो ये मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं करके देगा। वो इसलिए क्योंकि इसको पता ही नहीं है कि भाई ये वाले नंबर ऑफ कैरेक्टर क्या एंड में होने चाहिए आखिर में होने चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर सपोज ये लगा देता हूँ तो अब इसका मतलब क्या होगा, अब इसका मतलब ये होगा कि भाई जो ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर ऑफ करेक्टर्स हैं, चाहे वो ए हो, चाहे वो एस से हो या डी से हो या एफ से हो, इन नंबर ऑफ करेक्टर से स्टार्ट होने वाला जिसका भी नाम है वो मेरे पास यहाँ पर प्रिंट हो जाए। अगर मैं फॉर एग्जांपल इसकी बात करता हूँ कि इसको इस तरीके से इम्प्लीमेंट करवाऊँ तो यहाँ पे क्लास आप रिजल्ट देखिएगा कि यहाँ पर रिजल्ट कितने लोगों का आ रहा है कि भाई 6 लोगों का आ रहा है 10 में से, और सिर्फ उन लोगों का आ रहा है कि जिनके नाम का पहला कैरेक्टर, जनाब नोटिस कीजिएगा क्यूरी में क्या डिफाइन है कि भाई जिनका नाम का पहला कैरेक्टर ए हो वो भी आ जाएगा, एस हो वो भी आ जाएगा, डी हो वो भी आ जाएगा, एफ हो वो भी आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि किन किन के नेम आ रहे हैं मेरे पास, जिनके नाम के में एस आ रहा है पहला कैरेक्टर वो भी आ रहा है, जिनके नाम में एफ आ रहा है वो भी आ रहा है, इसी तरीके से जिनके नाम में ए आ रहा है वो भी आ रहा है, और इस तरह डी तो है ही नहीं इसलिए डी नहीं आ रहा। सही है भाई, ये स्पेसिफाई करता है, यानी ये वाला जो वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर है ये स्पेसिफाई करता है कि द लिस्ट ऑफ कैरेक्टर कि इसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर आ जाएंगे अगर वो उससे स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो इन कैरेक्टर्स का है तो वो फैच कर देगा। अगर मैं यही परसेंटेज उठाकर यहाँ पर लग दूं और मैं अपनी एप्लीकेशन यहाँ पर क्यूरी को रन करता हूँ तो यहाँ पर देखिए मुझे वही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ला के देगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉय ला के देगा जिनके नाम के आखिरी कैरेक्टर अगर ए होगा वो भी आ जाएगा, एस होगा वो भी आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर इनकी बात करूँ, इनके नेमों की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए आयशा फातिमा के रिकॉर्ड इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इनके नाम का आखिरी कैरेक्टर ए है। यहाँ पर इजान अहमद का रिकॉर्ड क्यों आ रहा है क्योंकि इनके नाम का आखिरी कैरेक्टर जो है वो डी है, डी भी आ रहा है। इसी तरीके से ए, यहाँ पे ए डी और यहाँ पे डी। तो यहाँ पर एफ से खत्म होने वाला नाम कोई भी नहीं है, एस से न खत्म होने वाला नाम कोई भी है। बट क्लास अगर मैं यहाँ पर नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स कुछ मिनिमाइज कर दूं और मैं यहाँ पर दोनों तरफ परसेंटेज लगाता हूं तो इसका मतलब क्या है, समझिएगा इस बात को कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मेरे पास सिर्फ उन स्टूडेंट्स का नेम आएगा कि भाई जिनके नेम में ए और एफ कहीं भी आता हो, चाहे वो स्टार्ट में आता हो तो स्टार्ट में भी ले लेगा। अब स्टार्ट में ए और एफ नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। अब यहाँ पर इसका मतलब ये है कि भाई ए और एफ ये कोई पैटर्न नहीं है। अब ए भी अगर उसके नाम में कहीं भी आ गया तब भी वो एक्सेप्टेबल है, वो उसका नाम प्रिंट कर देगा। अब जैसे नताशा के नाम में देखें तो नताशा के नाम में ए आता है लेकिन एफ नहीं आता, तो क्लास इसको पैटर्न मत समझ लीजिएगा, ये पैटर्न नहीं है। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि उसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ करेक्टर्स हैं अगर वो उस नेम में मौजूद हुए, और इन दोनों परसेंटेज की वजह से इस टाइम कंडीशन ये है कि अगर ए और एफ कहीं भी नेम में कहीं भी अगर मौजूद हुए तो वो क्या करेगा, उनको प्रिंट करवा देगा। ठीक है,
तो दोनों तरफ परसेंटेज साइन का मतलब ये है कि स्पेसिफिक ये वाला जो पैटर्न है ये एनीवेयर इन द नेम, और इसका मतलब ये है कि स्क्वायर ब्रैकेट से जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं इसका मतलब ये है कि भाई ये वाले कैरेक्टर जो हैं वो नेम में कहीं भी हो सकते हैं, नेम में हो सकते हैं। अगर ए हुआ तो देखें यहाँ पर नताशा का नाम था ना, नताशा में एफ नहीं आता, ए आ गया, ठीक है प्रिंट हो गया। अब यहाँ पर अगर हम लोग इज़हान अहमद की बात करें तो यहाँ पर इस नाम में भी एफ कहीं नहीं दिख रहा लेकिन ए जरूर दिख रहा है, तो इसने ये वाला नाम भी प्रिंट करवा दिया। तो ये चीज समझ में आ रही है क्लास के स्क्वायर ब्रैकेट के साथ, तो ये परसेंटेज का साइन जो है वो इसमें भी मौजूद हो रहा है, इसमें भी मौजूद है और इसमें भी मौजूद है। अब क्लास अगर मैं यहाँ पर इसी के बरक्स अगर मैं बात करता हूँ कैप की, तो अब मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ रिजल्ट वो ये कर रहा हूँ, ये इस कैप का मतलब होता है निगेट, कि भाई जो आप पैटर्न इसमें बनाओगे उसके अलावा बाकी जो स्ट्रिंग होंगे वो हमारे पास प्रिंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर नोटिस कीजिए कि सिर्फ उन लोगों का नाम मेरे पास आ रहा होगा, कि जिनके नाम में ए और एफ, अच्छा यहाँ पर मेरे पास, चलो फॉर एग्जाम्पल मैं इस पैटर्न की बात करता हूँ। तो क्लास यहाँ पर देखिए, अब इस पैटर्न से क्या स्पेसिफाई कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर मेरे पास उन लोगों का नाम डिस्प्ले हो जाए, सही है। इस पैटर्न को समझिएगा कि भाई स्ट्रिंग कितने, ए और एफ, और इस निगेट का मतलब ये है कि भाई ए और एफ और परसेंटेज का साइन एंड में लगा हुआ है, तो इसका मतलब ए और एफ स्टार्टिंग ऑफ द स्ट्रिंग होने चाहिए। लेकिन इस नेगेट ने क्या किया कि भाई ए और एफ से स्टार्ट होने वाले नामों के अलावा जो जितने भी नाम हैं वो हमें डिस्प्ले करके दे दो। तो यहाँ पर क्लास देखिएगा कि कोई भी ऐसा नाम नहीं है कि जिसका नाम एफ से शुरू हो रहा हो या ए से शुरू हो रहा हो। अगर मैं यहाँ पे कैप हटा दूं और मैं इसको स्पेसिफाई करूं तो यहाँ पे मुझे सिर्फ उन लोगों का नाम मिलेगा कि जिनका नाम का स्टार्टिंग कैरेक्टर ए होगा या एफ होगा, राइट। ये वाली बात कितनों को समझ में आई, कितनों को नहीं आई, पूछिए, नहीं तो फिर मुझे एक्नॉलेज कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सर ये रिपीट कर देंगे जो आपने बताया। सर रिपीट कर दें जरा। रिपीट कर देता हूँ दोबारा। देखो भाई, सबसे पहले बात तो ये है कि इसकी डेफिनेशन ये है, इस ऑपरेटर की डेफिनेशन ये है कि भाई अगर इस ब्रैकेट के अंदर, चलो मैं इस तरीके से समझाऊं आप लोगों को। देखो अब यहाँ पे एक पैटर्न डिफाइन कर रहे हैं हम कि SYED, और यहाँ पे मैंने कर दिया कि भाई, अब यहाँ पर इस पैटर्न से मुझे क्या समझ में आ रहा है, आप लोग बताएं कि अगर मैं वाली इस क्यूरी को चलाऊंगा तो ये मुझे किस पैटर्न पे और क्या मुझे रिजल्ट डिस्प्ले करके देगा, बताइए। सर जिसके शुरू में SYED आएगा वो एग्जैक्टली ये बात सबको समझ में आती है, ये बात सबको समझ में आती है। तो यहाँ पर मुझे उन एम्प्लॉयज का नेम डिस्प्ले करके देगा जिनका नाम स्टार्ट से सैयद होता है, ठीक है, जिनके नाम में स्टार्ट में सैयद आता है। अब इसी तरीके से अब ये सैयद रीड नहीं किया, इसने नंबर ऑफ करेक्टर रीड किए कि भाई अगर ये वाला पैटर्न है SYED, अगर किसी के भी, और परसेंटेज यहाँ पे लगने का मतलब ये है कि भाई सैयद जो है वो नाम में स्टार्टिंग में होना चाहिए, ये वाला पैटर्न, ये नंबर ऑफ स्ट्रिंग स्टार्ट में होने चाहिए। अब क्लास यहाँ पर अगर मैं ब्रैकेट लगा दूं तो अब हरगिज इसका मतलब ये नहीं है कि नाम का स्टार्ट जो है वो सैयद होना चाहिए। अब इसका मतलब ये है कि नाम का पहला वर्ड या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है। तो अब जब मैं इसी क्यूरी को इंप्लीमेंट करूंगा तो यहाँ पर मुझे रिजल्ट क्या दिखाएगा, यहाँ पर मुझे रिजल्ट ये दिखाएगा। क्यों, अब यहाँ पर इसने मुझे सिर्फ इसलिए ये दिखाया क्योंकि सबसे पहले तो ये देखिए, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने थे, एस था, वाई था, ई था और डी था। अब वाई, ई और डी से स्टार्ट होने वाला कोई भी नाम मेरे पास नहीं है सिवाय एस के, ठीक है। बाकी जो मेरे पास ये जो नाम है, अगर मैं फॉर सपोज मैं यहाँ पर एस की जगह आर लिख देता तो मुझे यकीनन रमीज का रिकॉर्ड भी मिलता। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इस पूरे नंबर ऑफ कैरेक्टर में एक कैरेक्टर ऐसा है जो कि वो इस पूरे ब्रैकेट में इंक्लूड है। तो अब इस ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि भाई इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर आ गए
और ये परसेंटेज उनको क्या स्पेसिफाई कर रहे हैं एंड में लगने के बजाय कि भाई इन नंबर ऑफ कैरेक्टर से स्टार्ट होने वाले जितने भी नाम होंगे वो यहाँ पे प्रिंट हो जाए। अब इसी तरीके से मैं परसेंटेज उठा के अगर यहाँ से उठाकर यहाँ पर लिख दूं तो अब मुझे बताइए इसका मतलब आप लोग क्या समझते हैं कि इन नंबर ऑफ कैरेक्टर से एंड होने वाले जितने भी नेम होंगे, चाहे वो एस से एंड हो रहा होगा तो वो भी नाम आ जाएगा, अगर वो नेम जो कि आर पे खत्म हो रहा होगा तो वो भी आ जाएगा, अगर वो नेम जो कि ई पे खत्म हो रहा होगा वो भी आ जाएगा, वो नेम जो कि डी पे खत्म हो रहा होगा तो वो भी आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास सिर्फ वो नेम उठ के आ रहे हैं जिनके स्टार्ट का आखिरी कैरेक्टर डी है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई नेम नहीं है जो कि आखिरी कैरेक्टर पे एस आ रहा हो, जिसका नाम जो है वो आखिरी कैरेक्टर एस हो उसका। ऐसा कोई नेम नहीं है जिसका नाम का आखिरी कैरेक्टर आर हो, ऐसा कोई नहीं है जिसमें यहाँ पर आखिरी कैरेक्टर ई हो। हाँ, हम ये पैटर्न जरूर बना सकते हैं कि भाई यहाँ पर मेरे पास आखिरी कैरेक्टर ये हो। अब इससे क्या स्पेसिफाई करोगे? अब मुझे बताओ कि इससे आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हो कि ये क्या मैंने पैटर्न बनाया है और इस पैटर्न पे एग्जीक्यूट होने वाला मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा? सर कुछ भी नहीं। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। ऐसे तो नहीं कहो, कुछ तो मिलेगा मुझे। देखो इसका मतलब सर ये आपने है, अंडर स्कोर लगाया तो अंडरस्कोर लगाने का मतलब ये है, अंडरस्कोर लगाने के बाद मैंने एक कैरेक्टर कांस्टेंट दे दिया कि ए से पहले, यानी यहां पर मुझे उन नामों को डिस्प्ले करके देगा कि जिनके नाम जो का ए से पहले आखिरी कैरेक्टर ए होगा और ए से पहले कोई भी कैरेक्टर हो। तो अब यहां पर अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूं तो यहां पर मुझे उन लोगों का रिकॉर्ड मिलेगा जिनके नाम का आखिरी कैरेक्टर ए होगा और ए से पहले कोई भी कैरेक्टर हो। अब देखो ए से पहले एच भी एक्सेप्टेबल है, ए से पहले एम भी एक्सेप्टेबल है, ए से पहले एम भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन और कोई नाम ऐसा नहीं है कि जिसके आखिरी कैरेक्टर जो है वो ए हो, सिवाय नताशा के नाम का, सिवाय फायदा फातिमा के नाम का, और सिवाय जो है वो किसका, एक और नाम भी हमारे पास यहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ है ना, आयशा के नाम का। राइट, ये बातें समझ में आ रही हैं? अब समझ में आया, क्लियर हुआ? लेकिन अगर क्लास में यहाँ पर ये स्पेसिफाई कर दूं तो अब मुझे बताइए कि आपको इस पैटर्न से क्या समझ में आता है? जी शाबाश, बताइए। ए से शुरू और आखिर में ए से पहले कोई भी करेक्टर हो। ठीक है, अब ये वाला पैटर्न ये स्पेसिफाई करता है कि भाई किसी भी नेम में क्या हो कि भाई ए हो। अब मैं चलो इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, इससे मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा? सबका रिकॉर्ड मिल जाएगा। वो इसलिए जनाब कि ये एक स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है। अब ये एक स्पेसिफिक, ये क्या है कि भाई ये वाला पैटर्न नेम में कहीं भी आ सकता है, ये वाला पैटर्न नेम में कहीं भी आ सकता है। अगर आप यहाँ पे देखो तो मेरा नाम में ए आ गया उठ के, ए, और ए से पहले क्या है, एफ। अब ये वाला पैटर्न इन दोनों परसेंटेज की वजह से नेम में कहीं भी आ सकता है। एंड में भी आएगा तब भी एक्सेप्टेबल है, बीच में आएगा तब भी एक्सेप्टेबल है, स्टार्ट में आएगा तब भी एक्सेप्टेबल है। राइट, तो यहाँ पर सबका रिकॉर्ड मेरे पास आएगा। अगर हम फाइक की नाम की बात करें तो फाइक में स्टार्टिंग में ये वाला पैटर्न बन रहा है कि भाई ए है और उससे पहले एक कैरेक्टर। इसी तरीके से रमीज का रिकॉर्ड क्यों आया? क्योंकि भाई यहाँ पर ए है और स्टार्टिंग में एक कैरेक्टर बन रहा है। अब आयशा का नाम क्यों आया? इसलिए क्योंकि आयशा के नाम में बीच में ये वाला पैटर्न बन रहा है। राइट, ए है और ए से पहले एक कैरेक्टर है, और एफ यानी इसके बाद यहाँ पे भी देख लें, यहाँ पे भी ये पैटर्न बन रहा है, एंड में भी ये पैटर्न बन रहा है। तो आयशा का नाम तो पक्की बात है आना ही था। क्यों? क्योंकि पर दोनों तरफ परसेंटेज से ये स्पेसिफाई होता है कि भाई ये वाला स्पेसिफिक पैटर्न नाम में कहीं भी आ सकता है। सही है भाई, ये बात समझ में आई? स्क्वायर ब्रैकेट का क्या काम है? और अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट को अगर यहीं पे नेगेट कर दूं तो इसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? इसका रिजल्ट जनाब हमें तब भी यही मिलेगा। अब इसका रिजल्ट मुझे ये ऐसा क्यों मिला, कौन डिफाइन करेगा? अब इस नेगेट का मतलब होता है कि इस पैटर्न के अलावा, भाई इस पैटर्न के अलावा भी तो मौजूद है ना सब कुछ।
ठीक है, कोई प्योरली ऐसा नाम नहीं है कि जो सिर्फ 2 कैरेक्टर पे डिपेंड हो, ऐसा तो कोई भी नाम नहीं है, इसलिए सारे आ गए। ठीक है भाई, एक्नॉलेज करो मुझे, वाइल्ड कार्ड समझ में आ गया सबको। इसकी प्रैक्टिस sir. मांगते हैं भाई, ये प्रैक्टिस जरूर करना। मैं आप लोगों से ये क्यूरी फाइल शेयर कर लूंगा ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए सारी चीजें। चलो जनाब, अब हम यहाँ पर मजीद आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ये वाला टेबल है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, अब एसक्यूएल सर्वर में हमारे पास कुछ एग्रीगेट फंक्शंस यूज होते हैं। एग्रीगेट फंक्शन से मुराद क्या है कि पहले तो एग्जांपल लें कि भाई अब ये मेरे पास पूरा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं। अब इनमें से कुछ एम्प्लॉय कराची में से बिलोंग करते हैं, कुछ लाहौर से बिलोंग करते हैं। अब यूं समझ लो ये पूरा मेरे कंपनी का बजट है, एम्प्लॉयज का बजट है। अब एम्प्लॉयज की यहाँ पे तकरीबन 10 एम्प्लॉयज की सैलरी भी लिखी हुई है। अब मैं चाहता हूं कि भाई मुझे प्रिंट करके दे दो कि भाई इस पूरे टेबल में कितनी टोटल सैलरी इंप्लीमेंट हो रही है। तो यहाँ पर अब मैं एग्रीगेट फंक्शन यूज करूंगा कि भाई यकीनन मैं तमाम लोगों की सैलरी को सम कर दूंगा और एक टोटल सैलरी बनाकर मैं यहाँ पर डिस्प्ले करवाऊंगा। राइट, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि भाई मैं चाहता हूँ कि मैं मुझे इस टेबल में से टोटल सैलरी काउंट करके बता दो कि हाउ मैनी सैलरी, कि भाई इन टोटल एम्प्लॉय का टोटल बजट क्या है। अभी हम स्पेसिफिक नहीं कर रहे कि भाई कराची का क्या है, लाहौर का क्या है, इस्लामाबाद का क्या है। अभी हम पहले स्टेप में क्या कर रहे हैं कि भाई हाउ मैनी सैलरी, हाउ मैनी अमाउंट फॉर द एम्प्लॉय फॉर द सैलरी। तो सेलेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ सम। तो क्लास यहाँ पर देखिए ये तमाम एग्रीगेट फंक्शन है, इसमें सम हमारे पास एक एग्रीगेट फंक्शन है जो कि मांगता है एक्सप्रेशन। अब मुझे सम करनी है सैलरी, सही है, फ्रॉम एम्प्लॉय। अब ये मेरे पास एक छोटी सी मैंने क्वेरी बना ली जो कि मुझे रिटर्न करके देगी जितनी भी नंबर ऑफ सैलरी है उन सबको सम करके। इसने मुझे दे दिया कि भाई टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की सैलरी जो है वो 24,550 रुपये बन रही है। अगर आप यहाँ पर, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय की बात करता हूँ, तो यहाँ पर अगर तमाम एम्प्लॉय की सैलरी को सम किया जाए तो जनाब हमें ये रिटर्न होके मिलेगा। तमाम एम्प्लॉय की सैलरी को सम करके देख लो, आपको ये वाली वैल्यू मिलेगी। अब क्लास नोटिस करो आप लोग कि देखो ये बकायदा एक टेबुलर फॉर्म में हमें एक वैल्यू मिल रही है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है नो कॉलम नेम। अब मैं चाह रहा हूँ कि बकायदा इस क्यूरी में, जबकि ये वाला पार्ट मैं कह रहा हूँ कि भाई सम कर दो सैलरी को, लेकिन ये सम ऑफ सैलरी हमारे इस टेबल का ओरिजिनल कोई पार्ट नहीं है। हम क्या कर रहे हैं कि भाई इस टेबल के इस कॉलम से एक टोटल सैलरी की वैल्यू ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि भाई इसको भी एक कोई ना कोई मीनिंगफुल नेम देना चाहिए। तो यहाँ पर एलियास का कॉन्सेप्ट यूज होता है एसक्यूएल सर्वर में। आप एस का कीवर्ड लिखो और उसके बाद उस कॉलम का नाम दे दो टोटल सैलरी। अब मैं ये चाहता हूं कि भाई मेरे पास ये जो नाम आए वो इस नेम से आए। अब जब मैं अपनी एप्लीकेशन यहाँ पर एग्जीक्यूट करूंगा क्यूरी को, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास जो सम ऑफ टोटल सैलरी आया, बाकायदा एक मीनिंगफुल कॉलम जनरेट हुआ मेरे पास टोटल सैलरी के नाम से। अब मैं चाहता हूं कि भाई इनके नाम में थोड़ा सा स्पेस भी आ जाए। तो क्लास देखिएगा, अगर आपको किसी कॉलम का नाम में कोई स्पेस डालना हो तो आप डायरेक्ट ऐसे स्पेस नहीं डाल सकते, क्योंकि एसक्यूएल सर्वर इसको एक अलग कॉलम समझेगा और इसको एक अलग वैल्यू समझेगा। तो अगर आपको इन स्पेस डाल के कोई कॉलम का नाम देना है तो आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ। अब इनके दरमियान आप जितने नंबर ऑफ स्पेस लगाओ ये पूरे को एक ही वैल्यू कंसीडर करेगा। अगर मैं यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा मेरे पास इस नेम से एक ही नेम आया। ठीक है, तो एलियास का मतलब ये होता है कि आप टेम्परेरी तौर पर किसी वैल्यू, किसी भी कॉलम को कोई मीनिंगफुल नेम दे दो तो आप एलियास यूज करते हो, एस का कीवर्ड लगाते हो। अब जनाब अगर आप एस का कीवर्ड ना भी लगाओगे तब भी ये एलियास ऑटोमेटिकली इसको पिक कर लेगा, तो आंसर आपको सेम मिलेगा विद सेम वैल्यू, विद सेम कॉलम नेम। राइट, तो एलियास के लिए आप कीवर्ड लगाते हो एस का, और ना भी लगाओ तो एग्रीगेट फंक्शन के बाद
आप कोई भी नाम लिखो तो वो उस वैल्यू का कॉलम नेम आपको दे देगा। अब ये बात तो रही कि भाई टोटल नंबर। अब इसी तरीके से मैं चाहता हूं कि भाई मुझे हाउ मैनी नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन द टेबल, ये मुझे प्रिंट करके दिखा दो। तो मैं यहाँ पर एक और एग्रीगेट फंक्शन यूज करता हूँ काउंट का, जो कि काउंट मांगता है एक्सप्रेशन। अब इसमें जितने भी नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी, मैं कोई भी कॉलम नेम, फॉर एग्जांपल मैंने आईडी का मेंशन कर दिया क्योंकि हर एम्प्लॉय की आईडी यूनिक होगी, तो मैंने यहाँ पर काउंट कर दिया आईडी वाइज फ्रॉम एम्प्लॉय। तो अब इसने मुझे क्या रिटर्न करके दे दिया कि भाई इसमें आप बता दिए कि भाई नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं, 10 है। तो अगर मैं इसको भी एलियास देना चाहूँ तो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ कि मैं यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लूँ और इधर टोटल सैलरी की बजाय मैं दे दूँ टोटल एम्प्लॉय, राइट। तो यहाँ पर मुझे एक प्रॉपर कॉलम के साथ, कॉलम नेम के साथ वैल्यू मिल जाएगी कि भाई इस टाइम जो एम्प्लॉय के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की तादाद है वो क्या है जनाब, 10 है। मैंने आईडी से क्यों लिया फिर मैं आपको बताऊं कि अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं सिटी ले लेता यहाँ पर, तो सिटी मुझे क्या जनरेट करके देता, सिटी भी मुझे यहाँ पर ये जनरेट करके देता कि भाई कितने नंबर ऑफ सिटीज यूज हो रहे हैं। तो जितने नंबर ऑफ सिटीज होंगे वो यहाँ पर आपको काउंट करके दे देगा। काउंट का मतलब ये है कि गिनती करके दे देगा, ठीक है। तो इसका मतलब हरगिज ये मत समझ लेना कि भाई वो इसको एक अलग काउंट करेगा, इसको अलग काउंट करेगा, नहीं, ये नंबर ऑफ वैल्यूज को काउंट करेगा, काउंट का ऑपरेटर। ये एग्रीगेट फंक्शन होता है। इसी तरीके से मैं चाहता हूं कि भाई मुझे टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय की एवरेज सैलरी मिल जाए, कि भाई एवरेज, या मैं कहता हूं कि भाई एवरेज एज क्या है हमारे एम्प्लॉयज की। तो मैं यहाँ पर फ्रॉम एम्प्लॉयज कर देता हूँ और यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पर देखिएगा तो मुझे एवरेज एज मिल गई कि भाई एवरेज एज के लोग ये हैं। एवरेज एज क्या है, टोटल नंबर। तो ये सम, काउंट, एवरेज, दिस ऑल आर दी एग्रीगेट फंक्शन जो कि हम अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक यूज कर रहे होते हैं। ऐसे बहुत सारे जो है वो हमारे पास एग्रीगेट फंक्शन होते हैं कि भाई अगर मैं चाहता हूं कि भाई मुझे सबसे मैक्सिमम सैलरी, अब हमें नहीं पता कि किस एम्प्लॉय की मिल रही है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि भाई मुझे प्रिंट करके दे दो कि सबसे मैक्सिमम सैलरी इस टाइम क्या मिल रही है। तो मैं यहाँ पर मैक्स का एग्रीगेट फंक्शन यूज करूंगा जनाब। यहाँ पर लिख लिया मैक्स और मैक्स में मैंने कह दिया कि भाई सैलरी। तो फ्रॉम एम्प्लॉय, तो यहाँ पर मुझे रिटर्न करके देगा मैं इस टाइम मैक्सिमम सैलरी जो है वो 3,000 रुपये है एम्प्लॉय को दी जा रही है। तो अगर हम यहाँ पर अपने टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय को भी देख लें तो यहाँ पर देखिएगा कि 2500, 2650, 2700, 2200, 1500, 3,000, उससे सारी कम वैल्यू हैं, 3,000 से बड़ी वैल्यू जो भी होती है वो हमें यहाँ पर रिटर्न करके दे देता। ठीक है जनाब। इसी तरीके से यहाँ से इसको कॉपी करके अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो हमें एक सबसे मिनिमम भी मिलता है एक फंक्शन, तो के सबसे बड़ी सैलरी इस टाइम हमारे पास क्या है जनाब, सबसे बड़ी सैलरी हमें 3,000 मिल रही है और सबसे छोटी सैलरी हमें क्या मिल रही है, 1,500 रुपये। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पे इसको सेव कर लेता हूँ। अब क्लास हम अपने इनको यूज करते हुए अपनी एक प्रॉपर एग्जाम्पल पे आते हैं। अब हमारे पास जो एसक्यूएल सर्वर में हमें एक क्लॉज मिलता है, वो मिलता है जनाब ग्रुप बाय का। अब ये ग्रुप बाय का क्लॉज क्या काम करता है, ये कॉन्सेप्ट बेसिकली है क्या, तो जनाब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। द ग्रुप बाय क्लॉज इज यूज्ड टू ग्रुप अ सेलेक्ट सेट ऑफ रॉज इन द सेट ऑफ समबडी रॉज बाय द वैल्यू ऑफ वन और मोर कॉलम और एक्सप्रेशन। इट ऑलवेज यूज इन द कंजंक्शन विद वन और मोर एग्रीगेट फंक्शन। देखो ग्रुप बाय की मैं एग्जांपल इस तरीके से सबसे पहले आप लोगों को समझाना चाहूंगा कि ग्रुप बाय मैं क्यों लगाऊंगा। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि फॉर एग्जांपल इस टाइम हमारे पास पार्टिसिपेंट लिस्ट में कितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हैं, 19। अब मैं कहता हूं कि भाई आप 19 के 19 में से सिर्फ वो लोग मुझे मैसेज करें कि जिनका ताल्लुक नॉर्थ नाज़िमाबाद से। तो भाई क्या सब लोग मुझे मैसेज करेंगे?
क्या सब लोग मुझे मैसेज करेंगे? इवन मैं भी खुद को मैसेज नहीं करूंगा क्योंकि मेरा ताल्लुक नॉर्थ नाज़िमाबाद से नहीं है। तो सिर्फ वो लोग मुझे मैसेज करेंगे कि जिनका ताल्लुक क्या होगा, नॉर्थ नाज़िमाबाद से होगा। ठीक है। या अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ कि भाई अगर फॉर एग्जांपल हम लोग इस टाइम अगर क्लास में होते हैं तो मैं आप लोगों से कहता हूँ भाई आप लोगों में से वो लोग हाथ उठाएं जिनका ताल्लुक मलीर से होता। तो अब सिर्फ वो लोग रेज हैंड करते जिनका ताल्लुक मलीर से होता तो मैं उनको काउंट कर लेता। अब रेस कौन हैंड करता? जिनका ताल्लुक मलीर से होता। और दूसरा भी फंक्शन में परफॉर्म करता कि मैं ये आइडेंटिफाई कर लेता हाउ मैनी नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट विच लिव इन मलीर। सही है, विच बिलोंग्स टू मलीर। तो भाई मैं साथ साथ क्या कर रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पर वो लोग भी उठ के आ रहे हैं कि जिनका ताल्लुक मलीर से हो और मैं उनको साथ साथ काउंट भी करवा रहा हूँ। तो काउंट क्या हो गया मेरा एग्रीगेट फंक्शन। और सी एरियाज के हिसाब से मैंने उसको क्या कर लिया, ग्रुप बाय भी कर लिया। तो मेरे पास सिर्फ वो ग्रुप आ जाएगा जिसका ताल्लुक क्या होगा, मलीर से होगा। अब क्लास यहाँ पर हम लोग एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि भाई सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, तो ये हमें पूरा रिकॉर्ड दे देगा एम्प्लॉय का। मैं इसको ज़रा सही तरीके से डिस्प्ले कर लूँ टेबुलर फॉर्म में, इसको सेव कर लेता हूँ। चलो फिलहाल यहीं पे देख लेते हैं कि ग्रेड क्यों नहीं आ रही, इसको देख लेंगे। चलो खैर, अभी यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय क्या हैं भाई, ये हैं जिनके साथ हमारे पास ये इनके नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। यार बल्कि एक काम करते हैं, इसको दोबारा से रिफ्रेश कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे अपनी उसी स्क्रिप्ट को दोबारा से यूज़ कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास पूरी स्क्रिप्ट आ गई। यहाँ से आप लोग अपना डेटाबेस सेलेक्ट कर लीजिएगा सही से। अब जनाब मैं यहाँ पे ये बात कर रहा था कि फॉर सपोज मेरे पास ये एक अदर टेबल है। अब इनमें से बहुत सारे एम्प्लॉय ऐसे हैं जो कि कराची से बिलोंग करते हैं, कुछ एम्प्लॉय इस्लामाबाद से बिलोंग करते हैं, कुछ एम्प्लॉय लाहौर से बिलोंग करते हैं। अब यकीनन जो लोग लाहौर से बिलोंग कर रहे होंगे उनकी भी कोई ना कोई सैलरी होगी, जो लोग कराची से बिलोंग कर रहे हैं उनकी भी कोई ना कोई सैलरी होगी, जो लोग इस्लामाबाद से बिलोंग कर रहे हैं उनकी भी कोई ना कोई सैलरी होगी। जनाब मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि भाई मुझे, जैसे कि मैंने यहाँ पर सम ऑफ सैलरी इंप्लीमेंट की थी ना, मैं यहाँ से इसी को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये मुझे क्या रिटर्न कर रहा था, ये मुझे ये रिटर्न कर रहा था कि भाई जितने भी नंबर ऑफ एम्प्लॉय हैं उनकी टोटल सैलरी क्या बन रही है, वो ये बन रही है। लेकिन जनाब अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं आप लोगों से कहूँ कि भाई मुझे डिस्प्ले करके दो सिटी वाइज उनकी टोटल सैलरी, कि भाई पहले लिखा हुआ है सिटी कराची, कराची की से बिलोंग जितने भी नंबर ऑफ एम्प्लॉय हैं उनकी टोटल सैलरी क्या है रिस्पेक्टिव। यानी मैं ये वाला रिजल्ट जो है वो बेसिकली डिस्प्ले करना चाहता हूँ जो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि जैसे कि ये हमारे पास नंबर ऑफ सिटीज हैं। ठीक है, अब हर इंडिविजुअल सिटी लिखा हुआ है और उसके बाद उनकी टोटल सैलरी लिखी हुई है। तो अब ये काम मुझे किस तरीके से करना पड़ेगा, देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट। सेलेक्ट के बाद मुझे सबसे पहले चाहिए डिस्प्ले हो मेरे पास सिटी। सिटी के बाद डिस्प्ले हो, मैंने यहाँ पर लिख दिया सम ऑफ सैलरी। अब ये सैलरी जो है वो मुझे एज टोटल सैलरी के नाम से प्रिंट हो, टोटल सैलरी। ठीक है जनाब, कौन से टेबल में से, मैं यहाँ पे लिख दूंगा फ्रॉम एम्प्लॉय। नेक्स्ट लाइन पे आता हूं, तो अब मैं अगर यहां पर सिर्फ इसको इंप्लीमेंट कर दूंगा ना तो ये मुझे एक एरर रिटर्न करेगा। और एरर में साफ लफ्जों में कह रहा है कि भाई
invalid, select the list because it is not contained in either aggregate function। जनाब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि भाई एक एग्रीगेट फंक्शन यूज हो रहा है तो आप यकीनन ग्रुप बाय का क्लॉज भी यूज करो। अब क्लास हमें ये बात तो समझ में आती है कि भाई हम एम्प्लॉय में से सिटी को सेलेक्ट करने जा रहे हैं, लेकिन जनाब ये वाला कोई कॉलम स्पेसिफिक उसका नहीं है कि भाई ये एम्प्लॉय का, ये एक ड्राइव कॉलम है जो टोटल सैलरी के नाम से सैलरी को सम करके हमें एक कॉलम जनरेट करेगा। तो इट मेक सेंस, मैं चाहता हूं कि भाई मुझे सिटी वाइज टोटल सैलरी मिले, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ग्रुप बाय सिटी। जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा तो ये ग्रुप कर देगा जितनी भी सैलरीज होंगी उनको सिटी वाइज। तो अब मैं यहाँ पर प्रॉपर इसका रिजल्ट चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर इसको ये लिखकर। तो पहली क्यूरी मुझे रिटर्न करेगी ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय, और दूसरा रिकॉर्ड जो है यहाँ पर देखिए किस तरीके से आ रहा है। दूसरा रिकॉर्ड गालिबन मेरे पास इस तरीके से आ रहा है कि भाई सिटी से बिलोंग कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय हैं, 1 2 3 और 4। अब इन चारों की सैलरीज को आप सम कर लो तो ये वाली सैलरी बनेगी, ये वाली कराची की। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इस्लामाबाद, तो इस्लामाबाद से बिलोंग कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय हैं, एक एम्प्लॉय जो है एक, इसी तरीके से यहाँ पे दूसरा और यहाँ पे आगे तीसरा। अब ये तीन वैल्यू को सम कर लो तो इस्लामाबाद की ये वाली वैल्यू मिलेगी। तो अब इससे ये आइडेंटिफाई कर लिया कि हाउ मैनी बजट फॉर द एम्प्लॉय सैलरी इन इस्लामाबाद ये है, कराची की एम्प्लॉय सैलरी का बजट ये है, लाहौर की एम्प्लॉय सैलरी का बजट ये है। जनाब ये बात किसको समझ में नहीं आई ग्रुप बाय की, कि ग्रुप बाय क्या काम कर रहा है, ग्रुपिंग कर रहा है। जैसे मैंने आप लोगों को मिसाल दी थी कि भाई मुझे से वो लोग रेज हैंड करके बताएं कि जिनका ताल्लुक नॉर्थ नाज़िमाबाद से। तो इसी तरीके से यहाँ पर सिटी वाइज उनकी टोटल सैलरी क्या हो रही है, कैलकुलेट हो रही है एज अ टोटल सैलरी। तो यहाँ पर नोटिस कीजिए फिर कि मेरे पास कौन से कॉलम आ रहे हैं कि भाई सिटी कौन कौन से यूज हो रहे थे, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर। और इस्लामाबाद से बिलोंग जितने भी नंबर ऑफ सैलरीज थी उनका टोटल। तो ये क्या कर रहा है, ग्रुप बाय ग्रुपिंग कर रहा है सिटी वाइज, और क्या परफॉर्म कर रहा है, एग्रीगेट फंक्शन। तो यहाँ पर नोटिस कीजिए डेफिनेशन में क्या कह रहा था, ग्रुप बाय क्लॉज इज यूज्ड टू ग्रुप द सेलेक्टेड सेट ऑफ रॉस इनटू द सेट ऑफ समरी रॉस बाय द वैल्यू ऑफ वन और मोर कॉलम। इट इज ऑलवेज यूज्ड इन द कंजंक्शन ऑफ वन और मोर एग्रीगेट फंक्शन। तो ग्रुप बाय के क्लॉज हमेशा जब आप यूज करेंगे तो यकीनन उसमें कोई ना कोई एक या एक से ज्यादा एग्रीगेट फंक्शन भी होंगे, और आप किसी ना किसी स्पेसिफिक कॉलम से ग्रुप वाइज करेंगे। अब देखो, अब इसकी अगली एग्जांपल हम लोग क्या सॉल्व करते हैं। अब मैं चाहता हूं कि भाई मुझे ये भी पता चल जाए कि भाई कराची से बिलोंग कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉय हैं, लाहौर से बिलोंग कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय हैं, और इसी तरीके से इस्लामाबाद से बिलोंग कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय हैं। तो यहां पर मैं एक और एग्रीगेट फंक्शन यूज करता हूं काउंट का, ठीक है जनाब। और यहां पर मैं काउंट लिखता हूं काउंट बाय आईडी, और इसको सॉरी मैंने एक मिस्टेक ये कर दी कि यहां से मैं इसको कट करूंगा और यहां पर लिखूंगा, क्योंकि एक कॉलम मेरे पास क्या हो गया, सिटी का हो गया, एक कॉलम उसकी टोटल सैलरी हो गई,